Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I am going to start with digestion of food. इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में कि 3 टाइप के हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। पहला सलेवरी ग्लैंड, लिवर एंड पेनक्रियाज, जिसमें कि लिवर हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। तो इससे पहले की वीडियोस में हमने इस चैप्टर के बेसिक्स पढ़े हैं कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, उनका क्या फंक्शन है। जैसे कि हमने बकल कैविटी पढ़ा था, फिर हम ईसोफेगस के बारे में पढ़ा, फिर स्टमक पे आए, इंटेस्टाइन के ऊपर। इंटेस्टाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। फिर हिस्टोलॉजी पढ़ी, फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़े, उनके फंक्शंस पढ़े। अब उन सारे ऑर्गन्स का डाइजेशन में क्या यूज़ है, अब हम वो पढ़ेंगे कि वो किस तरीके से एंजाइम रिलीज़ करेंगे और उस एंजाइम का क्या इफ़ेक्ट होगा जो भी हम फूड खाएंगे उसके ऊपर। सो एज़ यू नो, डाइजेशन का क्या मतलब होता है। डाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड खाते हैं उसको हमारी बॉडी ऐसे सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करे कि वो हमारी बॉडी में ईजिली एब्जॉर्ब हो सके। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होगा उसको हम कहेंगे डाइजेशन। अब डाइजेशन 2 तरीके से होता है, एक मैकेनिकल प्रोसेस और एक केमिकल प्रोसेस। मैकेनिकल प्रोसेस में क्या होगा, जब भी आप खाना खाओगे तो आपके जो टीथ होंगे उसको मेस्टिकेट करेंगे और उसके बाद जब वो स्टमक में जाएगा तो चॉनिंग मूवमेंट होती है ना, चॉनिंग मूवमेंट होगी, मस्कुलर मूवमेंट होगी। तो ये सारा हमारा मतलब जो बॉडी वर्क कर रही है वो सारा हमारा मैकेनिकल प्रोसेस में आ जाएगा। और केमिकल प्रोसेस में होगा कि एंजाइम्स के थ्रू किस तरीके से जो फूड है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो सबसे पहले जब भी हम खाना खाएंगे तो खाना हमारा सबसे पहले बकल कैविटी में जाएगा। अब बकल कैविटी में 2 टाइप्स के फंक्शन होते हैं। एक तो बकल कैविटी हेल्प करती है फूड को मेस्टिकेट करने में और स्वेलोइंग को फैसिलिटेट करेगी। और फूड का मेस्टिकेशन टीथ के थ्रू होगा। तो ये मेस्टिकेशन होना एक मैकेनिकल प्रोसेस हो गया ना। नाउ यू नो दैट बकल कैविटी इज हैविंग टीथ एंड टंग एंड यू ऑल्सो नो दैट सलाइवा इज सिक्रीटेड इनसाइड द बकल कैविटी। तो टीथ एंड टंग सलाइवा की हेल्प से फूड को मेस्टिकेट करते हैं और फूड को मिक्सअप करते हैं। और सलाइवा के अंदर प्रेजेंट होता है म्यूकस। तो जब भी हम खाना खाते हैं हमारे सारे जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में एक साथ एडहेयर हो जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, ल्यूब्रिकेट होकर के ईसोफेगस के थ्रू पास हो जाते हैं। तो सलाइवा के अंदर जो म्यूकस है वो ल्यूब्रिकेट भी करेगा फूड को और एडहेयर भी करेगा फूड के पार्टिकल्स को एक साथ, और क्या बना देगा, एक बोलस बना देगा। मतलब जब भी हमारा खाना बकल कैविटी में गया तो बकल कैविटी में फूड का मेस्टिकेशन हुआ, फिर उसके बाद फूड बोलस में कन्वर्ट हुआ हमारा, क्योंकि सलाइवा फूड में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा और जो सलाइवा के अंदर म्यूकस होगा वो फूड पार्टिकल्स को एडहेयर कर देगा एक साथ। अब हमने पढ़ा था कि बकल कैविटी के बाद आता है फेरिंग्स। फेरिंग्स कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर दोनों का। तो फूड जो होगा हमारा, अब जो मतलब बोलस जो होगा, अब हम बोलस कहेंगे जो भी हमारा, मतलब बोलस का मतलब हो गया सलाइवा प्लस जो फूड हमारा थोड़ा बहुत जो डाइजेस्ट हो चुका है उसको। तो अब ये जो बोलस होगा ये बकल कैविटी से जाएगा फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डीग्लूटिशन। अब जब भी हमारा बोलस क्या कहते हैं फेरिंग्स में जाएगा तो क्या होगा कि ग्लॉटिस को कवर कर लेता है। एपिग्लॉटिस हमने पहले पढ़ा था कि एपिग्लॉटिस जो होगा एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है जो कि हमारे ग्लॉटिस को कवर कर लेती है जब भी हमारा खाना फेरिंग्स में जाता है, ताकि खाना ईसोफेगस से जाए, फूड पाइप से जाए, विंड पाइप के अंदर ना जाए। अब हम एक मूवमेंट भी पढ़ते हैं, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट एक तरीके की मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, एक तरीके से वेव्स की फॉर्म में चलती हैं ये, जिससे हमारा खाना अप से डाउन जाता है। तो ईसोफेगस के अंदर जब हमारा बोलस फेरिंग्स में आएगा तो ईसोफेगस के अंदर अब बोलस जाएगा तो वहाँ पे कुछ वेव्स लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होती हैं जिसको हम कहते हैं पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। दैट मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के थ्रू हमारा जो बोलस है वो ईसोफेगस के थ्रू होते हुए अप से डाउन जाएगा।
अब हमने क्या पढ़ा था कि ईसोफेगस से जब बोलस गया तो वहाँ पे एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। तो जब खाना ईसोफेगस में जाएगा तो ये गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर खुल जाएगा और खाना स्टमक में चला जाएगा फिर। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि जब हमने खाना खाया, कोई भी फूड पार्टिकल के साथ हो सकता है कि कोई बैक्टीरिया आ जाए, तो उसको किल करने के लिए हमारे सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम प्रेजेंट होते हैं और सलाइवा के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रेजेंट होंगे, एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे लाइक सलाइवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। तो मैंने आपको बता दिया कि वो बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करेंगे। तो एक बार थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ accomplished बाय मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। दो तरीके के प्रोसेस से होता है, मैकेनिकल प्रोसेस से, केमिकल प्रोसेस से। द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस, मेस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। मतलब बकल कैविटी दो फंक्शंस में हेल्प करता है। मेस्टिकेट करता है फूड को, बकल कैविटी में टीथ और टंग दोनों प्रेजेंट होगा तो टीथ मेस्टिकेट करेगा फूड को, और फैसिलिटेशन में हेल्प करता है बकल कैविटी। किसके फैसिलिटेशन में? तो स्वेलोइंग को फैसिलिटेट करता है। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मेस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थोरली। म्यूकस इन सलाइवा, सलाइवा के अंदर म्यूकस प्रेजेंट है, तो म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन ल्यूब्रिकेटिंग एंड एडहेरिंग द मेस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। अब जो फूड जो है, मतलब बकल कैविटी के अंदर, अब जो फूड जो है बकल कैविटी के अंदर जो पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है और उसमें सलाइवा मिक्स हो चुका है अच्छे से, और वो एक बोलस के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। दिस बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स एंड देन इनटू द ईसोफेगस बाय स्वेलोइंग और डीग्लूटेशन। बोलस अब बकल कैविटी से होते हुए, फेरिंग से होते हुए फिर ईसोफेगस में जाएगा। उस पूरे प्रोसेस को हम कहेंगे डीग्लूटेशन। और ये प्रोसेस किसके थ्रू होगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू। द बोलस फर्दर passes डाउन थ्रू द ईसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस, called peristalsis. The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach. The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes. सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है? इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट हैं, लाइक सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोरीन आयंस या क्लोराइड आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। और एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जैसे कि सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। सलाइवरी अमाइलेज ऐसा एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। मतलब कि हम पॉलीसेकेराइड होता है ना, पॉलीसेकेराइड को कन्वर्ट करेगा डाइसेकेराइड में। जैसे कि हमने स्टार्च लिया तो स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज़ के अंदर। तो स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है और माल्टोज़ जो है वो डाइसेकेराइड है। तो पॉलीसेकेराइड एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गई और माल्टोज़ जो कि डाइसेकेराइड है वो एक सिंपलर फॉर्म हो गई। सिंपलर फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं हुई है अभी, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, मतलब कि एक डाइसेकेराइड में कन्वर्ट हुआ है। सिंपलेस्ट फॉर्म में तो तब कन्वर्ट हो जाएगा जब ये मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सलाइवरी अमाइलेज हमारे खाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट होगा उसको कन्वर्ट कर देगा माल्टोज़ के अंदर, ओरल कैविटी मतलब बकल कैविटी के अंदर। और किसकी प्रेजेंस में करेगा? वाटर की प्रेजेंस में, मतलब हाइड्रोलिटिक एक्शन शो करता है। तो सलाइवरी अमाइलेज आपका वाटर की प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है, लेकिन ओरल कैविटी के अंदर ये जो केमिकल डाइजेशन होता है, मतलब कि जो सलाइवरी अमाइलेज हमारे स्टार्च को ब्रेक करता है, ये पूरे स्टार्च को ब्रेक नहीं करता। मतलब कि जितना भी स्टार्च हमारे फूड के अंदर प्रेजेंट है बकल कैविटी के अंदर, ये 30% स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोज़ के अंदर। तो मतलब कि हमें माल्टोज़ कितना मिलेगा? तो 30% माल्टोज़ ही मिलेगा ना। 30% स्टार्च कन्वर्ट हो गया 30% माल्टोज़ के अंदर, बाकी का 70% स्टार्च अभी स्टार्च की तरह ही प्रेजेंट है। वो बाकी का 70% जो स्टार्च होगा वो अभी आगे जा कर के डाइजेस्ट होगा। तो बकल कैविटी के अंदर केमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, और 30% ऑफ स्टार्च इज़ कन्वर्टेड इनटू 30% ऑफ माल्टोज। Polysaccharide is converted into disaccharide, that is maltose.
So the chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase. About 30% of starch is hydrolyzed, मतलब कि वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना. हाइड्रोलाइज मतलब वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है हेयर बाय दिस एंजाइम इनटू अ डाइसैक्राइड माल्टोज. अब सलाइवा की पीएच कितनी होती है? 6.8. सलाइवा की ऑप्टिमम पीएच होती है 6.8. लाइजोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट. एंटीबैक्टीरियल एजेंट दैट प्रिवेंट्स इन्फेक्शन. इन्फेक्शन नहीं होने देगा लाइजोजाइम. सो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम के अंदर कि स्टार्च है हमारा, माल्टोज में कन्वर्ट होगा. 30% स्टार्च इज कन्वर्टेड टू 30% ऑफ माल्टोज. तो यहाँ तक जो था हमारा वो डाइजेशन था बकल कैविटी के अंदर का मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस के थ्रू. अब हम प्रोसीड करेंगे स्टमक की तरफ. अब फूड हमारे ईसोफेगस के थ्रू स्टमक. तो ईसोफेगस में तो बस हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है और किसी टाइप का डाइजेशन नहीं होगा वहाँ पे. अब जब हमारा फूड जो है वो स्टमक के अंदर गया तो स्टमक के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं. हमने बहुत सारी लेयर्स के बारे में पढ़ा था एलिमेंट्री कैनाल की. तो स्टमक के अंदर जो हमने एक म्यूकोसा की लेयर के बारे में पढ़ा था, तो सबसे अंदर वाली लेयर हमारी कौन सी होती है? म्यूकोसा की होती है. तो स्टमक की म्यूकोसा के अंदर कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और उन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं. तो 3 टाइप के हमारे सेल्स प्रेजेंट होंगे. एक म्यूकस नेक्सल, पेप्टिक और चीफ सेल्स, और पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स. अब म्यूकस नेक्सल नाम से ही पता चल रहा है क्या सिक्रीट करेंगी? म्यूकस सिक्रीट करेंगी. म्यूकस क्यों सिक्रीट होगा? क्योंकि जो पेप्टिक और चीफ सेल्स जो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स होंगी वो सिक्रीट करेंगी HCl. और HCl हमारा एसिडिक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसका pH बहुत ज़्यादा कम होगा, एसिडिक फॉर्म में होता है ये. तो इससे क्या होगी कि स्टमक की जो म्यूकोसल लेयर है वो ख़राब हो सकती है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है. तो उस लेयर को हमें कुछ बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो वो काम होता है म्यूकस नेक्सल्स का. म्यूकस नेक्सल म्यूकस सिक्रीट करती हैं, खाने को लुब्रिकेट करती हैं. एक तो जो भी हम फूड लेंगे उसको लुब्रिकेट करेंगी स्टमक के अंदर और ज़्यादा. और उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी रिलीज़ होती हैं म्यूकस नेक्सल से जिससे कि हमारा HCl के थ्रू प्रोटेक्शन मिल सके म्यूकस की लेयर को, म्यूकोसल लेयर को. तो म्यूकस का काम यहाँ पे क्या है? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना. अब आते हैं पेप्टिक और चीफ सेल. पेप्टिक और चीफ सेल, पेप्टिक सेल और चीफ सेल एक ही है. मतलब ये क्या सिक्रीट करेंगी? ये सिक्रीट करती हैं प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन. प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन का मतलब है कि एक एंजाइम है पेप्सिनोजेन जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है. प्रो एंजाइम मतलब कि वो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है और इस पेप्सिनोजेन को एक्टिव करता है हमारा HCl. और जब पेप्सिनोजेन HCl की प्रेजेंस में एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट होगा तो वो जो एंजाइम बनेगा उसको हम कहेंगे पेप्सिन. और ये पेप्सिन प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करेगा. ये पेप्सिन को हम कहते हैं प्रोटियोलिटिक एंजाइम. मतलब कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम मतलब कि जो प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करे. खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन था 30% कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि स्टार्च का जो ब्रेक डाउन था वो हमारी ओरल कैविटी मतलब बकल कैविटी के अंदर हो गया. अब स्टमक के अंदर प्रोटीन का ब्रेक डाउन होगा. जो भी आपके खाने में प्रोटीन प्रेजेंट होगा वो ब्रेक डाउन होगा हमारा स्टमक के अंदर. और पेप्सिन जो है ये एंजाइम कन्वर्ट करेगा उस प्रोटीन को इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स. अब पेराइटल सेल का क्या काम है? HCl सिक्रीट करना. और साथ में ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर्स रिलीज़ करता है जो कि हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में. कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12. मतलब जब भी हम खाना खाएंगे क्या होगा? सबसे पहले खाना तो हमारा स्टोर होगा
4 से 5 घंटे तक चर्निंग मूवमेंट होगी उसके अंदर। फूड अच्छी तरीके से उसके अंदर गैस्ट्रिक जूस जो होगा अच्छी तरीके से मिक्स होगा फूड के अंदर। जब उस फूड के अंदर गैस्ट्रिक जूस अच्छे से 4-5 घंटे तक मिक्स हो जाएगा तो जो बनेगा एक पेस्ट जैसा टेक्सचर बनेगा, उसको हम कहेंगे काइम। फिर क्या होगा, जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन जो रिलीज़ हुई थी पेप्टिक सेल से वो कन्वर्ट होंगी HCl के प्रेजेंस में। ये HCl के प्रेजेंस में ही आके प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन इन एक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में होगा। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन की एक्टिव फॉर्म कौन सी है, पेप्सिन है। और फिर ये जो पेप्सिन होगा ये कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन्स को प्रोटियोजेज में और पेप्टोन्स में। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स भी रिलीज़ होते हैं। बाइकार्बोनेट उसको बेसिक टेक्सचर प्रोवाइड करेंगे that play an important role in lubrication and protection of mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated hydrochloric acid। मतलब कि म्यूकोसल लेयर को ख़राब होने से बचाता है ये हमारा म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो उसका pH तो बहुत कम होगा, तो pH जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वो होगा 1.8। तो हमने स्टमक के अंदर क्या पढ़ा कि 3 टाइप के गैस्ट्रिक ग्लैंड जो सेल्स हैं उनके अंदर 3 टाइप की गैस्ट्रिक ग्लैंड जो हैं उनके अंदर 3 टाइप की सेल्स हैं, म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक या चीफ सेल, पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल। म्यूकस नेक सेल रिलीज़ करेंगी म्यूकस जो कि उसकी म्यूकोसल एपिथेलियम को बचाएगा ख़राब होने से और लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा फूड को। उसके बाद पेप्टिक और चीफ सेल जो कि प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन रिलीज़ करेंगी, पेप्सिनोजेन हमारा इनएक्टिव फॉर्म में है। उसके बाद पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल जो कि सिक्रीट करती हैं HCl और साथ में कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन जो होगा वो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव फॉर्म में। उसके बाद पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन्स। अब बच्चों के अंदर एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है रेनिन, जो कि हेल्प करता है मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने पे। जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज़्यादा मिल्क पीते हैं तो क्या होगा, उनके अंदर मिल्क प्रोटीन होते हैं जैसे कि कैसीन प्रोटीन मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। उस प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए, उस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए उनके गैस्ट्रिक जूस में एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है रेनिन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि बकल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ बस 30%। उसके बाद स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ। अच्छा, स्टमक के अंदर थोड़ा बहुत फैट का डाइजेशन भी होता है क्योंकि स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होते हैं थोड़ा सा अमाउंट ऑफ लाइपेजेस भी सिक्रीट करते हैं। Small amount of lipases are also secreted in by gastric glands। तो स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, स्टमक के अंदर फैट का डाइजेशन होगा। समझ लो बस 1 या 2% होगा। तो स्टमक के अंदर 1% फैट जो होगा वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा और मेनली डाइजेशन होगा यहाँ पे प्रोटीन का। प्रोटीन जो होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेज में। नाउ कम टू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने पहले क्या पढ़ा था कि हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट होती है। हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कहाँ से मिल करके बन रही है, एक डक्ट आ रही है बाइल डक्ट और एक डक्ट आ रही है हमारी पैनक्रियाटिक डक्ट। तो कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों मिल करके बनाती हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो जो कॉमन बाइल डक्ट था वहाँ से क्या आएगा, बाइल जूस आएगा, और जो पैनक्रियाटिक डक्ट थी वहाँ से क्या आएगा, पैनक्रियाटिक जूस आएगा। पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम्स होते हैं वो सारे इनएक्टिव होते हैं। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट्स के थ्रू बाइल जूस एंड पैनक्रियाटिक जूस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएगा। अब बाइल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, बाइल जूस के अंदर कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं बाइल पिगमेंट्स दैट आर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन जो होता है हमारा येलो कलर का होता है, येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं, और बिलीवर्डिन में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं। तो बिलीरुबिन जो है वो हमारा यूरिन को येलो कलर प्रोवाइड करता है।
उसके बाद बाइल जूस में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, फॉस्फोलिपिड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। बाइल हेल्प करता है फैट के इमल्सिफिकेशन में, मतलब कि फैट के ब्रेक डाउन में हेल्प करता है, फैट्स के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉल मिसल्स, छोटे छोटे मिसल्स में कन्वर्ट कर देगा। नाउ कम टू पेनक्रियाटिक जूस। जो पेनक्रियाटिक जूस हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में आया हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू, उसके अंदर कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लिएजेस। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये सारे अभी इनएक्टिव फॉर्म में हैं। तो एक्टिव फॉर्म में अब ये कैसे आएंगे, तो एक एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि रिलीज़ होता है इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से। इंटेस्टाइन की म्यूकोसा से रिलीज़ होगा एंटेरोकाइनेज, दैट इज़ एन एंजाइम। और वो एंजाइम जो होता है वो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन के अंदर। तो यहाँ पे ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है जो कि पेनक्रियाटिक जूस से आया हुआ है। अब ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है तो इसको एक्टिव फॉर्म में करना पड़ेगा, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो ट्रिप्सिन कहलाएगा। अब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कैसे होगा, तो एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि आया है इंटेस्टाइनल जूस से, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से आया है। अब जैसे ही ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा ट्रिप्सिन के अंदर, तो ट्रिप्सिन फर्दर सारे के सारे एंजाइम, जितने भी एंजाइम थे पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म में थे, उन सबको कन्वर्ट कर देगा एक्टिव फॉर्म में। जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन था, उसको ट्रिप्सिन की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा वो काइमोट्रिप्सिन में। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस थे, वो ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के अंदर। तो अब क्या होगा कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जितने भी एंजाइम्स थे अब वो सारे एक्टिव फॉर्म में आ चुके हैं। तो अब वो कौन कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर वर्क करेंगे वो हम देखते हैं। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, ये तीनों एंजाइम जो कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर थे वो सारे के सारे कन्वर्ट करेंगे प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस को। इन तीनों को ये कन्वर्ट करेंगे डायपेप्टाइड्स में। प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोजेस कहाँ से आए थे, हमारे स्टमक से, क्योंकि स्टमक से पेप्सिन के थ्रू प्रोटीन का डाइजेशन हुआ था, प्रोटीन पेप्टोन्स और प्रोटीजेस के अंदर। और अब इनका डाइजेशन होगा पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू इनटू डायपेप्टाइड्स। अब डायपेप्टाइड्स का भी आगे डाइजेशन होगा, बट वो डाइजेशन पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू नहीं होगा, वो इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू होगा। तो पेनक्रियाटिक जूस के थ्रू एक तो प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, मतलब पॉलीसेक्राइड। यहाँ पे 70% जो हमारा बचा हुआ स्टार्च था, 30% स्टार्च तो हमारा बकल कैविटी में वो हो गया था, डाइजेस्ट हो गया था। अब 70% जो स्टार्च है यहाँ पे वो कन्वर्ट होगा डाइसेक्राइड के अंदर। स्टार्च पॉलीसेक्राइड है तो डाइसेक्राइड मतलब कि माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से, अमाइलेज की हेल्प से, पेनक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से। अब हमने ये भी पढ़ा था कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर न्यूक्लिएजेस भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये न्यूक्लिएजेस क्या करेंगे, न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा फूड के अंदर, तो जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होगा उसको कन्वर्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड और फिर उसके बाद कन्वर्ट कर देगा न्यूक्लियोसाइड्स में। किसकी हेल्प से करेगा, न्यूक्लिएजेस की हेल्प से, दैट इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूस। तो ये सारा का सारा जो ब्रेक डाउन हो रहा है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले रीजन में हो रहा है। और जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर लाइपेजेस प्रेजेंट थे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, वो कन्वर्ट करेंगे फैट्स को डाइग्लिसराइड और मोनोग्लिसराइड के अंदर। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ बाइल क्यों लिखा है, क्योंकि जो बाइल जूस होगा वो लाइपेजेस को भी एक्टिवेट करता है। तो बाइल जूस की हेल्प से फैट्स का ब्रेक डाउन होगा इनटू बाइल जूस, और लाइपेजेस की हेल्प से फैट्स का ब्रेक डाउन होगा इनटू डाइग्लिसराइड्स, इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स। अब ये सारे जो फॉर्म्स कन्वर्ट हुए हैं ऊपर वो सारे अभी बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं हुए।
तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे डाईपेप्टाइड्स थे, जो हमारे डाईसैकेराइड्स थे, जो मोनोग्लिसराइड्स थे, इनको अब हम कन्वर्ट करेंगे बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। तो ये सारा का सारा प्रोसेस कहाँ पे होगा, इंटेस्टाइन के अंदर म्यूकोसल एपिथीलियम के वेरी क्लोज, बहुत पास होगा, ताकि जो म्यूकोसल एपिथीलियम के बाद जो हमने पढ़ा था कि सब म्यूकोसा के अंदर ब्लड वेसल, नर्व फाइबर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो ब्लड वेसल्स एब्जॉर्ब कर लें, ब्लड एब्जॉर्ब कर ले ये एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। तो इसीलिए ये वाला डाइजेशन जो होगा ये म्यूकोसल एपिथीलियम, इंटेस्टाइन के म्यूकोसल एपिथीलियल सेल्स के बहुत पास होगा। तो इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस को हम कहते हैं सक्कस एंटेरिकस। तो उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, तो क्या क्या प्रेजेंट होगा, डाईपेप्टाइड जो हमारा पैनक्रियाटिक जूस में कन्वर्ट हुआ था, अब वो कन्वर्ट होगा अमीनो एसिड के अंदर। तो किसके थ्रू होगा, डाईपेप्टाइडेजेस के थ्रू होगा, जो कि हमारा इंटेस्टाइनल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे, डाईपेप्टाइडेजेस, न्यूक्लियोटाइडेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, लाइपेजेस। और ये तीनों जो हैं ये हमारे डाईसैकेराइड हैं, तो हम कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डाईसैकेराइडेजेस। और डाईसैकेराइडेजेस के एग्जाम्पल हैं माल्टेज, लैक्टेज और सुक्रेज। तो ऊपर पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, पैनक्रियाटिक जूस के थ्रू जो हमारा डाईपेप्टाइड बना, डाईसैकेराइड बना, मोनोग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड्स बने, वो सारे अब इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, जैसे कि डाईपेप्टाइड कन्वर्टेड टू अमाइनो एसिड, माल्टेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ग्लूकोज में टूट जाएगा, लैक्टोज टूट जाएगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, सुक्रोज टूट जाएगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, न्यूक्लियोटाइडेजेस की हेल्प से न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट होंगे, और फिर न्यूक्लियोसाइडेजेस एंजाइम की हेल्प से शुगर और बेसेस अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद डाई और मोनोग्लिसराइड जो ऊपर हमने बाइल जूस की हेल्प से और पैनक्रियाटिक जूस की हेल्प से जो फैट्स का ब्रेक डाउन करा था, वो अब सिंपलेस्ट फॉर्म में और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, जैसे कि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो अब ये जो भी सिंपलेस्ट फॉर्म कन्वर्ट हुई हैं, ये सारी की सारी किसके थ्रू हुई है, सक्कस एंटेरिकस के थ्रू, इंटेस्टाइनल जूस के थ्रू। और ये सारा प्रोसेस हुआ कहाँ है, तो ड्यूडेनम के अंदर हुआ है। और अब क्या होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। तो जेजुनम और इलियम का काम होगा कि ये जितने भी सिंपल सब्सटेंसेस अब जो बने हैं, इन सबको ये एब्जॉर्ब करेगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हम कहते हैं कि डाइजेशन आके कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड हेयर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, अब क्या है कि जो खाना हमारा स्टमक से इंटेस्टाइन के अंदर आया, तो वो तो एसिडिक था। अब इंटेस्टाइन में अगर एसिडिक फूड आएगा तो इंटेस्टाइन की वॉल भी तो ख़राब हो सकती है। तो उसको बचाने के लिए पेनक्रियास क्या रिलीज़ करता है, म्यूकस और साथ में बाइकार्बोनेट रिलीज़ करता है, जिससे कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बची रहे। तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को एक एल्कालाइन मीडियम प्रोवाइड करता है, ताकि वो HCl को न्यूट्रलाइज कर सके, स्टमक से आने वाली जो भी सिक्रीशन थी उसको न्यूट्रलाइज कर सके, और बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर सके एंजाइम्स की एक्टिविटीज़ के लिए। यहाँ पे जो pH होगा प्रेजेंट वो होगा 7.8। तो 7.8 pH का एल्कालाइन मीडियम प्रोवाइड करता है यहाँ पे। उसके बाद हमने ब्रूनर ग्लैंड भी पढ़ा था। ड्यूडेनम की सब म्यूकोसा के अंदर कुछ सब म्यूकोसल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रूनर ग्लैंड, जो फिर एल्कालाइन म्यूकस रिलीज़ करते हैं। तो ये भी इसी इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को बचाने में हेल्प करती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है कि बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और पैनक्रियाटिक जूस हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू रिलीज़ हो जाएंगे ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। और वहाँ पे ये एक्शन क्या करेंगे कि पैनक्रियाटिक जूस के जो सारे एंजाइम्स थे वो तो इनएक्टिवली फॉर्म में प्रेजेंट थे। तो ट्रिप्सिनोजेन जो था यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम, वो कन्वर्ट होना है उसको ट्रिप्सिन के अंदर। अब ट्रिप्सिन
को कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम चाहिए। वो एंजाइम आएगा आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से। अब जैसे ही ट्रिप्सिनोजन एक्टिव हो गया इनटू ट्रिप्सिन के अंदर, वो ट्रिप्सिन फटाफट से जितने भी एंजाइम थे पेनक्रियाज के अंदर उन सबको एक्टिव कर देगा। जैसे कि काइमोट्रिप्सिनोजन था उसको काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस थे उनको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट कर देगा। अमाइलेजेस, लाइपेजेस और न्यूक्लिएजेस भी हमारे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर प्रेजेंट थे। अब उसके बाद हमारा बाइल जूस भी रिलीज़ हो रहा था। तो बाइल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? बाइल पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होगा, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके का एंजाइम नहीं प्रेजेंट होगा बाइल जूस के अंदर। तो बाइल जूस किस में हेल्प करेंगे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। मतलब कि फ़ैट को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू स्मॉल मिसल्स में। और साथ में बाइल जूस जो होगा वो पैनक्रियाटिक जूस के अंदर जो लाइपेजेस प्रेजेंट है उनको भी एक्टिवेट कर देगा। अब जितने भी एंजाइम एक्टिवेट हुए हैं हमारे पैनक्रियाटिक जूस के अंदर, वो क्या करेंगे? जैसे जो प्रोटीन पेप्टोन जो प्रोटीन कन्वर्ट हुआ पेप्टोन और प्रोटियोजेज में स्टमक से जो आया है वो सारा कन्वर्ट हो जाएगा डाइपेप्टाइड में। किसके थ्रू? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस के थ्रू। जो भी पॉलीसेक्राइड हमारा 70% स्टार्च बचा था वो कन्वर्ट हो जाएगा डाइसेक्राइड में थ्रू अमाइलेज। जितना भी हमारा फैट था, क्योंकि मेन डाइजेशन फैट का तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? लाइपेजेस के प्रेजेंस में डाइग्लिसराइड मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लिएजेस के एंजाइम के थ्रू। अब इनके ऊपर फर्दर कौन एक्ट करेगा? सक्कस एंटेरिकस। सबसे पहले सक्कस एंटेरिकस है क्या? सक्कस एंटेरिकस बनता कैसे है? ब्रश बॉर्डर सेल्स, म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर सेल्स की सिक्रीशंस और साथ में गॉबलेट सेल्स की सिक्रीशन मिलती हैं और बनता है हमारा सक्कस एंटेरिकस, मतलब इंटेस्टाइनल जूस। तो ये सक्कस एंटेरिकस, इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होंगे? डाइपेप्टाइडेजेस, डाइसेक्राइडेजेस, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस, बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो कि फर्दर जो पैनक्रियाटिक जूस का जो एक्शन था उसको फर्दर और कंपोनेंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो जो भी हमारा सारा का सारा प्रोटीन जो भी हमने खाया वो फर्दर हमारा इन द एंड अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जितना भी हमने पॉलीसेक्राइड खाया था, कार्बोहाइड्रेट खाया था, वो सारा इन द एंड मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। जितने भी हमने न्यूक्लिक एसिड जो भी हमने फूड के थ्रू खाया था वो सारा कन्वर्ट हो जाएंगे इन द एंड शुगर्स एंड बेसेस में। जो भी हमने फैट लिया था वो इन द एंड कन्वर्ट हो जाएंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल के अंदर। ये सारा का सारा प्रोसेस ड्यूडेनम के अंदर हो रहा है डाइजेशन का। अब ये जो भी हमारे सिंपलर सब्सटेंसेस थे ये एब्जॉर्ब होंगे। तो ये एब्जॉर्ब किसके थ्रू होंगे? जेजुनम और इलियम के थ्रू। इलियम और जेजुनम रीजन में जाकर के ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के। और जो भी कंपोनेंट हमारा एब्जॉर्ब नहीं हुआ है वो सारा का सारा पास आउट हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। मतलब कि जो अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस थे वो सारे पास आउट हो जाएंगे इन द लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में किसी भी तरह की कोई डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होगी, डाइजेशन तो नहीं होगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन में। मतलब कि जो भी बचा कुचा एब्जॉर्प्शन अब करवाना है वो थोड़ा बहुत लार्ज इंटेस्टाइन कराएगा। जैसे कि वाटर का एब्जॉर्प्शन करा देगा, कुछ मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करा देगा, कुछ ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करवा देगा। और साथ में ही लार्ज इंटेस्टाइन कुछ म्यूकस रिलीज़ करता है, म्यूकस सिक्रीट करेगा जो कि हेल्प करेंगे जितना भी हमारा वेस्ट पार्ट होगा, अगर वो उसको हमें ल्यूब्रिकेट करना है ताकि जब वो आगे हमारे रेक्टम से पास हो, जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड हमारा रेक्टम से जो पास होगा तो उसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ म्यूकस का भी सिक्रीशन कराएगा जिससे कि जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसमें ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड हो सके और साथ में वो सारा का सारा डाइजेस्टेड वेस्ट एडहेयर हो सके, एक साथ आ सके और ल्यूब्रिकेट हो जाए फॉर इजी पैसेज, आगे पास होने के लिए। अभी जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनएब्जॉर्ब फूड होगा, इसको हम क्या कहेंगे? फीसेस कहेंगे। अब ये जाएंगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लास्ट पार्ट हमारा इलियम था, अब इलियम से होते हुए ये
तो इलियम से होते हुए अब सीकम में जाएगा जितना भी फीसेस था, तो किसके थ्रू जाएगा, इलियोसिकल वॉल्व के थ्रू जाएगा, क्योंकि इलियम और सीकम के बीच में एक वॉल्व प्रेजेंट है जो कि उसके पैसेज को कंट्रोल कर रहा है। दैट इज कॉल्ड एज इलियोसिकल वॉल्व विच प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर का बैक फ्लो प्रिवेंट करेगा। इट इज़ अ टेम्परेली स्टोर्ड इन रेक्टल डेफिकेशन। अब जितना भी हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट था, जो भी फीकल मैटर था, वो सारा का सारा रेक्टम में आकर के थोड़ी देर तक स्टोर हो जाएगा और फिर एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर। तो ये था हमारा पूरा डाइजेशन का प्रोसेस। सो आई होप कि आपको समझ आया होगा यहाँ तक। तो इसके आगे का टॉपिक अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, and if you think that this video is beneficial for you, so please like and subscribe my channel.